करंट मिलिट्री कूप एंड सिविलियन आर्म्ड स्ट्रगल। मिलिट्री कूप और सिविलियन आर्म स्ट्रगल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट है। मिलिट्री कूप इन 2021 में मिलिट्री कूप हुआ था। आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी विक्ट्री इन 2020 इलेक्शंस स्पार्ड कंसर्न अमंग द मिलिट्री दैट alleged electoral fraud and staged a coup in February 21. Aung San Suu Kyi and other leaders were detained, sparking widespread protest and a violent military crackdown. 2020 में म्यांमार के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD का विक्ट्री हुआ था और मिलिट्री के लिए आंग सान सू की का जीतना लायक नहीं था। मिलिट्री ने वहां पर ये डिक्लेयर कर दिया है कि इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है और इसलिए 2021 फरवरी मंथ में उसने कूपिंग स्टार्ट कर दिया, यानी तख्ता पलट वहां पर स्टार्ट कर दिया। आंग सान सू की और उसके जो अदर लीडर थे पार्टी के उन्हें डिटेन कर लिया गया है, जिसकी वजह से म्यांमार के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं और मिलिट्री क्रैकडाउन, वायलेंट मिलिट्री क्रैकडाउन वहां पर किए गए। एंटी जनता आर्म्ड स्ट्रगल various ethnic armed organizations and people's defense forces intensified their resistance against the military regime, resulting in escalating conflicts across the country. म्यांमार के अंदर एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन और पीपल्स डिफेंस फोर्स के बीच में यहाँ पर कुछ ग्रुप हैं जैसे एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल डिफेंस फोर्स, इट मीन्स EAO एंड PDF। ये कुछ वहाँ पर ग्रुप हैं जो पीपल के सपोर्ट में है और मिलिट्री रिजम के साथ इनका फाइट है। इट मीन्स मिलिट्री जनता एक तरफ और एक तरफ ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से पूरे कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट इन म्यांमार। म्यांमार के अंदर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा है वो कब स्टार्ट हुआ था या कौन कौन से फेज में किस टाइप का वहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा हुआ। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेज। म्यांमार gained independence from British rule in 1948. The country established a democracy based on the parliamentary system of government. म्यांमार 1948 में ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस होता है और इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है। फर्स्ट फेज ऑफ मिलिट्री रूल, उसके बाद मिलिट्री रूल यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। In 1962, General Ne Win staged a coup dictated, establishing a military dictatorship. The Burma Socialist Program Party became the country's sole political party. 1962 में जनरल ने विन का यहाँ पर coup स्टार्ट हो जाता है और मिलिट्री डिक्टेटर से यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। म्यांमार के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी डिक्टेटरशिप के टाइम पर रन होती है जिसका नाम था बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी। फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द मिलिट्री, मिलिट्री के अंदर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है। In 1988, General Saw Maung seized control of the government, overthrowing the BSPP due to widespread economic decline and corruption. However, the military continued to rule under the State Peace and Development Council (SPDC). मिलिट्री के अंदर ही 1962 में यहाँ पर मिलिट्री रूल, डिक्टेटरशिप रूल स्टार्ट हो जाता है। अब मिलिट्री के अंदर कुछ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। 1988 में जनरल सॉ मोंग गवर्नमेंट के कंट्रोल को सीज कर लेते हैं और BSPP को ये ओवरथ्रोन कर देते हैं। BSPP मीन्स बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी। उसके बाद ये क्योंकि BSPP को ओवरथ्रो इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके गवर्नमेंट जब थी तो वहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक करप्शन हुए थे, इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ था। उसके बाद मिलिट्री का जो रूल था वो कंटिन्यू रहा, बट अब यहाँ पर स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर ये रूल किया जा रहा था। इट मीन्स BSPP को हटा करके यहाँ पर जो रूल किया जा रहा था वो SPDC के अंडर किया जा रहा था। फेज ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। In 2010, the SPDC held elections, paving the way for a quasi-civilian government. 2010 में यहाँ पर SPDC न्यू इलेक्शंस कराती है और यहाँ पर क्वेसी सिविलियन गवर्नमेंट का वे बन जाता है। इट मीन्स यहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट बनने की शुरुआत हो जाती है। आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक विन द 2015 इलेक्शन। 2015 में जो इलेक्शन होते हैं यहाँ पर आंग सान सू की जो पार्टी होती है NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये पार्टी विन कर लेती है 2015 में।
मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज इन इंडिया, इंडिया के अंदर रेफ्यूजी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो रहा है म्यांमार की तरफ से, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। Current ongoing armed struggle between the military junta and the People's Defense Forces in the Chin region, Saging region, had led to massive influx of refugees in India, especially in Mizoram and Manipur. मिलिट्री जनता और पीडीएफ पीपल्स डिफेंस फोर्स के बीच में चिन रीजन और सागाइंग रीजन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इस वजह से इंडिया में रिफ्यूजीज का मैसिव इन्फ्लक्स हुआ है, स्पेशली मिजोरम और मणिपुर स्टेट में। दिस इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजी इन इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर बोन ऑफ contention between India and Myanmar, as these have been linked to violent ethnic clashes, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग। इंडिया और म्यांमार के बीच में कंटेंशन का सबसे मेजर रीजन ये रिफ्यूजी का इन्फ्लक्स है, क्योंकि ये रिफ्यूजी कुछ ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग केसेस से कनेक्टेड हैं। व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया म्यांमार रिलेशन? इंडिया और म्यांमार के रिलेशन न्यू नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ओल्ड टाइम से चले आ रहे हैं। बोथ कंट्री हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कल्चरल, रिलीजियस एंड ट्रेड लिंक फ्रॉम एंशिएंट टाइम। दोनों कंट्रीज के बीच में एंशिएंट टाइम से कल्चरल रिलेशन रहे हैं, रिलीजन एंड ट्रेड रिलेशन रहे हैं। एज द लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द पीपल ऑफ म्यांमार, क्योंकि बुद्धा का लैंड है इंडिया, और यही वजह है कि म्यांमार से बहुत सारे पिलग्रिम्स इंडिया आते हैं। इन ब्रिटिश era, India and Myanmar were part of British India during colonial rule until 1935। ब्रिटिश पीरियड में इंडिया और म्यांमार ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करते थे, और ब्रिटिश इंडिया का पार्ट ये कंटिन्यू 1935 तक रहे। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद अगर दोनों के रिलेशन देखे जाएं, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एंड म्यांमार एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड मेंटेन क्लोज टाइज। इंडिया एंड म्यांमार साइन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1951। दोनों कंट्री इंडिपेंडेंस के बाद भी डिप्लोमेटिक रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं और क्लोज टाइज मेंटेन करते हैं। 1951 में दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन होती है। इन 2002 इंडियन कॉन्सुलेट इन मंडले वॉज reopened एंड द कॉन्सुलेट ऑफ म्यांमार वॉज सेट अप इन कोलकाता। दोनों कंट्रीज के बीच में दोनों कंट्रीज में एक दूसरे कंट्री का कॉन्सुलेट है। इंडिया का कॉन्सुलेट 2002 में मंडले के अंदर ओपन किया गया, इसको रीओपन किया गया था, और कॉन्सुलेट ऑफ म्यांमार कोलकाता के अंदर यहाँ पर रीओपन किया गया था। इन 2014 म्यांमार बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 2014 में इंडिया के अंदर दो पॉलिसी लॉन्च की गई थी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। म्यांमार इन दोनों पॉलिसी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यांमार फॉर इंडिया? इंडिया के लिए म्यांमार का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1 जियो स्ट्रेटेजिकली हम देखेंगे। नंबर 2 काउंटरिंग चाइना में क्या रोल है। नंबर 3 रिडक्शन ऑफ इलीगल माइग्रेशन इन इंडिया। नंबर 4 कल्चरल टाइज। जियो स्ट्रेटेजिक, म्यांमार इज इंडिया गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। जब हम साउथ ईस्ट एशिया या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो दोनों के लिए ही म्यांमार एक गेटवे की तरह काम करता है। म्यांमार इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 2014 में इंडिया के अंदर दो पॉलिसी लॉन्च की गई थी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। दोनों पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पिलर के रूप में म्यांमार वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, कालंदन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रिलाई ऑन म्यांमार। दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया म्यांमार इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ये मेकिंग किया गया। इसमें 3 कंट्रीज का कॉम्बिनेशन है, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड। दूसरा प्रोजेक्ट है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट KMMTT। दोनों प्रोग्राम में ही म्यांमार का बहुत बड़ा रोल है। नंबर 2 काउंटरिंग चाइना, म्यांमार इज क्रूशियल फॉर इंडिया टू काउंटर इट्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन, क्योंकि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, और अपने इन्फ्लुएंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें म्यांमार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उधर से चाइना भी फाइट कर रहा है कि वो पूरा साउथ ग्लोबल साउथ को लीड करे, और ये इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो चाइना को काउंटर करे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ये डेवलपिंग द सत्वी पोर्ट इन म्यांमार रखाइन स्टेट टू काउंटर द चाइनीज फ्रंटेड क्यूकपू पोर्ट। चाइना म्यांमार के अंदर एक क्यूकपू पोर्ट बना रहा है,
उसके काउंटर में इंडिया भी वहाँ पर रखाइन स्टेट के अंदर 27 पोर्ट डेवलपिंग कर रहा है। नंबर 3, रिडक्शन ऑफ इलीगल माइग्रेशन इन इंडिया। स्टेबल म्यांमार इज नेसेसरी टू रिड्यूस द इलीगल रोहिंग्या एंड चिन माइग्रेशन इन इंडिया। क्योंकि इलीगल रोहिंग्या और चिन माइग्रेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हमें इसको कंट्रोल करना है तो हमें कोशिश करना होगा कि किसी भी तरह से म्यांमार के अंदर स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाए। नंबर 4, कल्चरल टाई। बुद्धिज्म, विच इज द मेजोरिटेरियन रिलीजन इन म्यांमार, हैज इट्स रूट इन इंडिया, विच हैज लीड टू ह्यूज कल्चरल सिमिलरिटीज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया और म्यांमार के बीच कुछ कल्चरल सिमिलरिटीज भी हैं, क्योंकि म्यांमार के अंदर जो मेजोरिटेरियन रिलीजन है वो बुद्धिज्म है, और बुद्धिज्म का जो कनेक्शन है वो हिंदुस्तान से, इंडिया से है। मेजर एरियाज ऑफ कॉपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया और म्यांमार के बीच में कॉपरेशन के मेजर एरियाज कौन कौन से हैं? नंबर 1, ट्रेड एंड इकोनॉमी। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। नंबर 3, डिफेंस कॉपरेशन। नंबर 4, मल्टीलैटरल पार्टनरशिप। नंबर 5, कॉपरेशन इन एजुकेशन एंड रिसर्च। नंबर 6, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ। Number 1, trade and economy. Bilateral trade between India and Myanmar has grown from $12.4 million in 1980-81 to $2.18 billion in 2016-17। इंडिया और म्यांमार के बीच में बायलैटरल ट्रेड 1980 के कंपेयर में 2016 में काफ़ी ग्रो हुआ है। 1980 में जहां बायलैटरल ट्रेड $12.4 मिलियन का था, वहीं 2016-17 में ये 2.18 बिलियन हो गया। Indian companies such as SR, GAIL, ONGC Videsh Limited have invested in Myanmar energy sector। म्यांमार में एनर्जी सेक्टर के अंदर कुछ इंडियन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब कौन कौन सा कंपनी है? जैसे एसआर है, गेल है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। India Myanmar relation has been boosted by the key connectivity project. India has invested deeply in the infrastructure project in Myanmar। म्यांमार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इंडिया ने बहुत इन्वेस्ट किया है, और दोनों कंट्रीज का जो रिलेशन है वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है। अब कौन कौन से प्रोजेक्ट म्यांमार के अंदर हमने इस्टेब्लिश किए हैं या प्रोग्रामिंग किए हैं? इंडिया एंड म्यांमार इनोग्रेटेड द 250 किलोमीटर तमो कलेवा कालेम्यो हाईवे, पॉपुलरली कॉल्ड द इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड इन 2001। 2001 में इंडिया और म्यांमार ने इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड इस्टेब्लिश किया था, और ये 250 किलोमीटर, इसको तमो कोलेमा हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, इंडिया इज बिल्डिंग द कालंदन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट टू लिंक कोलकाता टू सित्तवी इन म्यांमार एंड देन फ्रॉम म्यांमार्स कालंदन रिवर टू इंडिया नॉर्थ ईस्ट। कालंदन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट इंडिया ने बिल्ड किया है, और ये कोलकाता से म्यांमार के सित्तवी पोर्ट तक जाता है। उसके बाद ये म्यांमार के कालंदर रिवर से होते हुए नॉर्थ इंडिया की तरफ आ जाता है। इंडियन म्यांमार एंड थाईलैंड आर बिल्डिंग द एशियन ट्राइलेटरल हाईवे विच विल कनेक्ट इंडिया टू आसियान। इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड तीनों कंट्रीज मिल करके आसियान ट्राइलेटरल हाईवे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, और ये आसियान कंट्री को कनेक्ट करने का काम करेगा। नंबर 3, डिफेंस कॉपरेशन। इंडिया एंड म्यांमार कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड इंडिया म्यांमार बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया और म्यांमार जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, जिसको म्यांमार बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज IMBEX के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन सनराइज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार आर्मी जॉइंटली टारगेटेड द मिलिट्री ग्रुप्स दैट ऑपरेट इन द बॉर्डर एरियाज। दोनों कंट्रीज के बॉर्डर एरियाज में कुछ मिलिटेंट ग्रुप को टारगेट करने के लिए ऑपरेशन सनराइज इंडिया और म्यांमार दोनों कंट्रीज के बीच में स्टार्ट किया गया था। नंबर 4, मल्टीलैटरल पार्टनरशिप। Myanmar is also a key component of India's strategy to bridge South and Southeast Asia through ASEAN, BIMSTEC and Mekong-Ganga Cooperation (MGC). इंडिया का स्ट्रेटजी ये रहा है कि वो साउथ को साउथ ईस्ट एशिया के साथ कंसोलिडेट करना चाहता है। इसके लिए आसियान, बिम्स्टेक और मेकोंग गंगा कॉपरेशन, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में म्यांमार का एक जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपरेशन इन एजुकेशन एंड रिसर्च। इंडिया हैज डेवलप्ड म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। इंडिया ने म्यांमार के अंदर म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, और साथ में वहाँ पर ACARE एडवांस सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन पल्सेस एंड ऑयल सीड पर रिसर्च कंडक्ट करने के लिए कुछ डेवलपमेंटल
प्रोजेक्ट भी वहाँ पर बनाए हैं। Number 6, humanitarian aid and disaster relief. India has provided humanitarian aid and disaster relief in natural calamities in Myanmar like Cyclone Mora 2017, Common 2015, earthquake in San State 2010 and COVID-19। म्यांमार के अंदर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पर इंडिया ने म्यांमार का ह्यूमैनिटेरियन एड किया है। जैसे 2017 में साइक्लोन मोरा आया था, 2015 में कॉमेन आया था, और 2010 में यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया। कोविड-19 का टाइम पर भी इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की थी म्यांमार के लिए।